अलकनंदा में दाहिने ओर से 2 और बाएं ओर से 2। इधर से आएगी नंदाकनी पिंडा, मंदाकनी भागीरथी। भागीरथी में भी एक नदी मिलती है भीलांगना, भागीरथी में मिलेगी भीलांग। कौन सा बांध? कौन सा बांध? टिहरी बांध। टिहरी बांध कैसा है? अर्थ फीलर। कैसा है? अर्थ फीलर बहुत बड़का है। टिहरी टूटा तो अरे बाप, उतना भयानक तबाही कल्पना नहीं कर सकते हैं। कौन आदमी कहाँ कहाँ से छना छना निकलेगा। मछली जैसा आदमी छानना पड़ेगा। बहुत तबाही आएगी ना। पहाड़ों का जीवन बड़ा टफ है। कितने मीटर ऊंचा है? 255। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी, इतनी हाइट पर है। और जो टूटेगा बांध तो जितना फ्लो में पानी आएगा, किसी को पहचानेगा जी? आएगा यहाँ निपटाएंगे सबको। यहाँ देखते हैं उत्तराखंड। ये सारे प्रयाग देख लिए थे। देव प्रयाग आ जाइए। देव प्रयाग के पास आपको मिलेगा हरिद्वार। देव प्रयाग के पास क्या मिलेगा? हरिद्वार। गंगा नदी कहाँ फाइनली बन के तैयार हो जाती है? देव प्रयाग में ही बन जाती है। देव प्रयाग में। और देव प्रयाग के जस्ट बाद कौन सा शहर मिलता है? हरिद्वार। क्या हम कौन जानता है? हरिद्वार। हरिद्वार में सावन में हरिद्वार में मेला लगता है कि नहीं लगता? लोग जल चढ़ा के वहीं वहीं ना जाते हैं लोग सावन में। इधर के लोग कहाँ जाते हैं? देवघर। और यूपी हरियाणा राजस्थानी वाले कहाँ जाते हैं? हरिद्वार। अपना अलग अलग है। हरिद्वार मिल गया। हरिद्वार के बगल में देखिएगा आपको मिलेगा देहरादून। हरिद्वार के बगल में आपको क्या मिलेगा? देहरादून। नीचे में मिला देहरादून। कौन जगह है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। देहरादून मिल गया। देहरादून बड़ा अच्छा मौसम होता है वहाँ का। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। यहाँ के एयरपोर्ट का नाम क्या है? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। यहाँ के एयरपोर्ट का नाम जॉली ग्रांट। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। पहाड़ी है, हरियाली है, सब कुछ है यहाँ पे। नो डाउट देहरादून हो गया, सिक्किम हो गया, एकदम नेचुरल ब्यूटी जबरदस्त एकदम देहरादून में। देहरादून से जस्ट ऊपर देखेंगे मसूरी मिलेगा। देहरादून से जस्ट ऊपर मसूरी मिल गया। मसूरी देहरादून के जस्ट ऊपर मसूरी। लबासना कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी कहाँ है ये? उत्तराखंड मसूरी में। मसूरी में ट्रेनिंग है। देहरादून से मसूरी दिखता है ऊपर है। वहाँ पहाड़ पे ऐसे दूरी थोड़ी होती है, वो ऐसे होती है ऊपर। या देहरादून मसूरी ये ऐसे ऐसे दूरी ऐसे जाते हैं लोग यहाँ। एक बार जाम लगा तो जानते हैं कहाँ से कहाँ तक। देहरादून से लेके मसूरी तक पहाड़ पे ऐसे जाम लगता है। सबसे बड़ा समस्या क्या? तो सड़कियाँ पतली है, हमें कोनो गाड़ी खराब हो गई ना, एगो कबाड़ गाड़ी लेके काज निकाय घुस जाता है खराब हो गई गाड़ी तो हो गया जाम। हमारा नेटवर्क भी नहीं आता है। पहाड़वा के बीच में नेटवर्क नहीं आता, परेशान हो जाएंगे। चारों ओर बंदर रहेगा तो देखेगा तो ठीक है जाम में फसल है, हमरे कुछ खिलाओ पिलाओ। वहाँ बंदर ज्यादा रहेंगे, जानवर रहेंगे सब वहाँ। अभी तो वहाँ सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं कि 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून जा सकते हैं। अब ये सड़कें हो गई, अब दिल्ली से लोग जाएंगे और देहरादून को फिर वही वाल दिल्ली बना के चलाएंगे। प्रदूषण वगैरह कम रखना है, सेंसिटिव जोन है देहरादून। मिल गया सबको मसूरी? किसी को दिक्कत है मसूरी में? मसूरी। उसके ऊपर देखेंगे तो उत्तर काशी मिलेगा। क्या मिलेगा? उत्तर काशी। उत्तर काशी वहाँ का बड़ा सबसे जिला है उत्तर काशी। आगे बढ़े। काशी तो बनारस में है, और उत्तर काशी तो देहरादून समझ में आ गया। फिजिकल नक्शा में अगर हम देहरादून को देखेंगे, फिजिकल नक्शा में देहरादून को, तो यहाँ मेरी ओर ध्यान दीजिए। यहाँ 3 ठो दर्रे मिलेंगे। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। 3 गो हो गया कि 4 गो हो गया? लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। नहीं मिलेगा। मिला आप लोग को? नहीं होगा उसमें, नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा ही नहीं आप लोग को, पॉसिबल ही नहीं है। अभी इतनी दर्रा मिलने लगे तब तो काम हो गया, तब तो नक्शा में तो पढ़ चुके आप। दर्रा छोटा पहाड़ों के बीच का हल्का जगह क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। क्या कहेंगे? दर्रा कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? दर्रा कहते हैं। कौन सा दर्रा थे हम लोग? लेपू लेख पास। अब ये दर्रा होते हैं पहाड़ों के बीच में पतला रास्ता क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। यही रास्ता है, इसी के बीच जाना है। गौर करके देखिए रास्ता, सड़क दिख रहा है।
ऐसे पहाड़ पे चढ़ना होता है, एक ही बार में नहीं चढ़ेंगे, उलट जाएंगे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे। यही है आपका, कौन दर्रा? बर्फ वगैरह पड़ता है तो अलग ही झमेला हो जाता है। लेपुलेख दर्रा, ये यहाँ पे दर्रा, किसी को दिक्कत? यहाँ पे आपका काला पानी, ये क्या है? काला पानी। काला पानी, नेपाल कहता है कि काला पानी तक किसका है? मेरा है। काला पानी तक क्या है? मेरा है। इधर लिम्पिया धूरा वगैरह आता है, लिम्पिया धूरा, लेपुलेख, ये काला पानी वगैरह वाला एरिया, ये पूरा का पूरा क्या है? पहाड़ है। पूरा का पूरा क्या है? और उत्तराखंड को देखिए, बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे, छोटे पहाड़ नहीं मिलेंगे। पूरा उत्तराखंड में आपको कैसे पहाड़ मिलेंगे? बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे। समझना क्या? पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में कुछ प्रमुख पहाड़ याद रखना है आप, देखिएगा। चमोली घाटी के पास मिलेगा नंदा देवी पर्वत, देखिए आपको नंदा देवी मिल जाएगा। मिल गया नंदा देवी। कितनी ऊंचाई है नंदा देवी की? ऊंचाई बताइए। क्या भैया पूरा पहाड़ी पे चढ़ गए हो? ये है नंदा देवी पहाड़ी, दिख रहा है? इसकी ऊंचाई देखेंगे तो देखिए, नंदा देवी पर्वत, छोटा छोटा दिख रहा है वो। 7817। यहाँ पे जाते कैसे हैं? पर्वतारोही लोग जाते हैं। नॉर्मल आदमी बिछला के गिर जाओगे, मर जाओगे, इन्ने उन्हें लाश उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। कौन सा चोटी मिलेगा? नंदा देवी। कौन चोटी? नंदा देवी, याद रहेगा ना? फिजिकल नक्शा के हिसाब से यहाँ पे पर्वत वगैरह है सब। नंदा देवी पर्वत है यहाँ पे। दर्रा कितने होंगे? लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। धर्मा, नीति, माना, जितना धार्मिक क्रियाकलाप है उत्तराखंड में बड़ी ज्यादा है, देवों की भूमि कहा जाता है, तो धर्म की नीति मानते हैं लोग। धर्मा, नीति, माना हो गया। लेपुलेख, लेपुलेख एक ऐसा दर्रा है जो तीनों देश को टच करता है, नेपाल, इंडिया, चाइना, इसलिए इसे ट्राई जंक्शन या ट्राई पास के नाम से जानते हैं। ट्राई जंक्शन या ट्राई पास का पहाड़ देख रहे थे, कितना मुश्किल था जाना, गोल 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 घूम के जाना था। उसका एक ही रास्ता है, फिर पड़वा के तोड़ के अंदर से क्या बना दिए? सुरंग। सुरंग से दो फायदा, एक टाइम घट गया, खतरा घट गया, बर्फ बर्फ से ढह जाएगी गाड़ी वहाँ पे, और मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो बर्फ तो गोल गोल घूम के जाना, उस पर बर्फ जम जाता है। और जिनको मतलब बहुत टफ होता है पहाड़ी पे जब जाइएगा, तो ऑक्सीजन लेवल भी क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑक्सीजन लेवल भी क्या हो जाता है? घट जाता है। तो दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं राजस्थान के लिए। अगला नक्शा, राजस्थान। आगे बढ़िए फटाफट। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, लेकिन इसकी ज्यादातर जमीनें जो हैं वो वेस्ट हो चुकी हैं। ज्यादातर जमीनें कैसी हैं? वेस्ट। वेस्ट मतलब बर्बाद, वेस्ट मतलब बर्बाद, वेस्ट नहीं, वेस्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। क्यों? क्यों बर्बाद हो गई हैं? मरुस्थल के कारण। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। थार मरुस्थल केवल इंडिया में या पाकिस्तान में भी गया? कहाँ गया है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी गया। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। कौन मरुस्थल? थार मरुस्थल, ये है थार मरुस्थल। इस थार मरुस्थल का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी चला गया, जिसे चोलिस्तान कहते हैं। समझ गया कि नहीं आ गया? क्या कहेंगे? चोलिस्तान, पाकिस्तान वाला कहता है। यहाँ पे कौन सा है? भारत में क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। अब ये थार मरुस्थल से समस्या क्या है बाबू? ये मरुस्थल आगे की ओर बढ़ रहा है, और सारी जमीन को अगर मरुस्थल करते जाएगा तो बड़ी दिक्कत। तो मरुस्थल को रोकने के लिए ग्रीन वॉल बनाया जाता है, हरा दीवाल। ग्रीन वॉल कैसे बनेगा? तो 5 किलोमीटर की चौड़ाई में, कितनी चौड़ाई में? 5 किलोमीटर की चौड़ाई में पेड़ पौधे झाड़ियां ये सब लगाई जाती है, लगभग 1200 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? और इसमें हर जगह 3 कैटेगरी का पेड़ लगेगा। एक जो घास की तरफ फैलेगा, एक जो 1 फीट होगा, एक जो 4 फीट होगा, एक 10 फीट होगा, और एक थोड़ा बड़ा होगा। कहीं से बालू उड़े ना, जमीन से उड़े तो घास वाला रोक ले, थोड़ा वो रोक ले, थोड़ा आगे बढ़ने न दे, वरना अगर इसको छोड़ेंगे तो मरुस्थलीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। तो ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बन रहा है। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? चाइना ने क्या किया ना, अपने मरुस्थल को हरियाली में बदल दिया। चाइना अपने मरुस्थल किसमें बदल दिया? हरियाली में बदल दिया चाइना। रिसर्च कर रखे हैं, और पानी की सप्लाई पाइपलाइन बिछा बिछा के वहाँ पे हरियाली में बदल। बहुत चाइना इस मामले में डेवलप है। ऐसे पौधे में जेनेटिक परिवर्तन किया है, तो पानी की बहुत कम जरूरत है। पानी की कैसी जरूरत है? बहुत कम। आगे बढ़े। ग्रेट वॉल ऑफ, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, ये कौन मरुस्थल हो गया? थार मरुस्थल। समझ में गया?
ये थार मरुस्थल में ना कोई रहना ही नहीं चाहेगा। कौन रहना चाहेगा जी थार मरुस्थल में? इतनी भयानक गर्मी पड़ती है थार मरुस्थल में ना, कि अंडा को बस बालू पे रख के ढक दीजिए, अंडा उबल जाएगा। गर्मी की सोचिए। वहाँ जो सैनिक ड्यूटी करते हैं ना, सैनिक जेब में पापड़ रखे रहते हैं, सूखा पापड़। अब वो भूनने के लिए वो उनके पास आग उग जलाने की जरूरत नहीं, पापड़ निकालते हैं अब बालू पे रख के ढक देते हैं। 1 मिनट बाद निकाल के पापड़ भून गया। पापड़ क्या हो गया? भून गया पापड़, खा लिए। बालू में गंदगी नहीं रहती है, सूखा बालू रहता है। गीला बालू रहेगा, पानी नहीं लगा रहेगा तब ना। वहाँ पे इतनी भयानक गर्मी पड़ती है, भारत में सबसे भयानक। तो वहाँ आज भी ना मतलब सैनिक लोग ड्यूटी करते हैं आज भी। तो हम लोग गए थे उधर तो सन बर्न हो गया था, सन बर्न दहिया जल्दी जल्दी हो गया था। फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ा था, ये कौन चीज हो रहा है। डॉक्टर पूछा धूप में गए थे क्या? सन बर्न हो गया था। और सैनिकों को कितना दिक्कत है, उनको उसी हिसाब से एकोमोडेट करके ट्रेनिंग देके, बहुत भयानक ट्रेनिंग होती तब वहाँ भेजा जाता। हम लोग तो ऐसे घूमने उमने निकल गए लगे यहाँ स्थल में। कोई यहाँ के लोग, जरूरी है यहाँ लोगों को बसाना। जन समझो बॉर्डर एरिया है, कितना आप पेट्रोलिंग कीजिएगा, कितनी सेना लगाइएगा, लेकिन अगर लोग बस जाएंगे तो लोग अपनी चीजों को खुद से रक्षा करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पाकिस्तानी घुसपैठ हुआ, यहाँ आर्मी दिखी गई। इंडिया को बसाना था वहां लोगों को, बिना पानी कोई बसेगा? यहाँ पंजाब में इंदिरा गांधी नहर निकाला गया यहाँ से, कहाँ से? हरियाणा और पंजाब से। और ये इंदिरा गांधी नहर को पूरे थार मरुस्थल में बिछा। ये इंदिरा गांधी नहर आपको दिखेगी, देखिएगा ध्यान से। दुनिया की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर। दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन है? स्वेज नहर। लेकिन कहेगा दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर, तो इंदिरा गांधी नहर। सिंचाई वाली नहर इंदिरा गांधी नहर। लेकिन स्वेज नहर सिंचाई के काम में आता है, परिवहन के काम में आता है। सबसे बड़ा नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। इस नहर के ऊपर यदि सोलर पैनल लगा के ढक दिया जाए, सोलर पैनल लगा के ढक दिया जाए, तो नहर की क्षमता 20% बढ़ जाएगी। क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है कि नहर का पानी भाप बन के उड़ जाता है। और अगर सोलर पैनल लगा के ढक देंगे तो पानी भाप बन के नहीं उड़ेगा। और उसके लिए आपको किसी किसान से जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से जमीन भी मिल जाएगी, और उस जगह पे मिलेगी जहां सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी है। तो भारत का इंजीनियर सब ना, बनारस में रेलवे का एक रेल इंजन कारखाना है, उसकी पटरिया पे सोलर पैनल बिछा दिया। ये भैया बनारस में कहिया का धूप वाला क्षेत्र हो गया, हार मरुस्थल में जाते हैं, और पटरिया के बीच में जगह है कितना, वहीं पॉसिबल है। यहाँ इतनी गांव में लगाए ना, खोल खोल घरे ना लेके चल जाते कहिएगा। हमारे यहाँ के तो इंजीनियरों हैं तो खूब करिश्मा वाले हैं सब, नहीं समझ आ गया? बड़ी दिक्कत है ये सब चीजों में। हालांकि इंदिरा गांधी नहर पे भी बनाएगा तो इसका डर रहेगा खोल के ले जाने का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इंदिरा गांधी नहर के ऊपर सोलर पैनल इसलिए नहीं लगाने के लिए हम बोल रहे हैं कि बिजली की जरूरत है, पूरा रेगिस्तान खाली है, लगा दीजिए, इसलिए कि पानी बच जाए। क्योंकि राजस्थान में जमीन और धूप की वैल्यू नहीं है, वो इतना ज्यादा है जिसका कोई हद नहीं, परेशान है वहां के लोग। वहां वैल्यू पानी की है। अब पानी कैसे बचाइएगा? ढकना पड़ेगा। अब 3 सेट से ढकेंगे, क्या मतलब का है? से ढक देंगे तो थोड़ा बट बहुत महंगा पड़ जाएगा, सक्सेस नहीं होगा। जितना कि पानी नहीं बचेगा उतना तो लगाने में खर्चा हो जाएगा, खोल के लेके चल जाएगा जो अलग। नहीं समझे? फार्मर समझ में क्या? दुनिया में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया? फार्मर भडला सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया? यहीं पे भडला में लगाया। कहाँ लगाया गया है? भडला में। कहाँ है भडला? राजस्थान में। भडला सोलर प्लांट कहाँ पे है? राजस्थान में। दिख रहा है ये पूरा सोलर प्लांट है, इतना से इतना एरिया में है कि नहीं? दिख रहा है कुछ? ब्लैक ब्लैक दिख रहा है? सोलर प्लांट है। एक तुम्हारे चौकी बराबर है, एक प्लांट भाई, एक चौकी बराबर है। देखो कैट हुआ है। किस कोना से चलते हैं लोग? अभी ये फेज 1 है, फेज 2 बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ से चले, अभी देखो इस सबको कब्जा करना है। तो ग्रीन बेल्ट से तो तगड़ा ये है कि नहीं? इसके नीचे राजस्थान की एक बहुत प्रमुख वो होती है सब, सिरोही बकरी पाल रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है तारवा काट देती है, तारे काट देगी, नहीं तो यूटिलाइज हो जाता है यहाँ पे। अब बकरी बड़ी छछुन्नर होती है, काट ले रहती है। अब बकरवा तो खाली मारे खैले में रहता है, जाओ देखो तो मारे करेगा। तो अलग लेवल का चल रहा है। एगो जो उसका हस्बैंड, वो महकेगा 2 किलोमीटर तक। अब देखो ये कितना बड़ा सोलर प्लांट है। ये है ना, ये सोलर प्लांट यहाँ से अब इसको आप देखने चालू करेंगे, इसे बढ़ते चलेंगे कई किलोमीटर। वो अभी बन रहा है वो,
ये सामान रखा गया था यहाँ कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, यहीं से उठा उठा के इसको कसा है चारों, तो खाली हो गया है, अभी इसको ही बनाएगा, सब भर देगा, कहीं खाली नहीं छोड़ेगा। ये तो बस फेज 1 है, तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा क्या रखा गया, खाली रखा, बाकी इधर देखेंगे तो कहीं खाली नहीं मिलेगा। एरिया में देखिए दिख रहा है क्या भर दिया। ये फेज 2 भी बन रहा है। सेकंड फेज इसमें दिखेगा नक्शा में, तो आप लोग बताइएगा। ये फर्स्ट फेज, इधर सेकंड फेज दिख रहा है। अरे बाबू इधर देखो, सेकंड फेज दिख रहा है, दिख गया सेकंड फेज। आप दे पूरा थार मरुस्थल, मरुस्थल हवा चलबे नहीं करेगा, सोचा ऊपर ऊपर चलबे नहीं करेगा, तो ऊपर ढक देगा, बालू उड़ेगा कहाँ से। तो ग्रीन बेल्ट से तगड़ा ये भी है, उधर ग्रीन बेल्ट बनाओ जो नीचे से निकल जाएगा, उठा देगा, ऊपर से इसको रख दो, नहीं समझे, बिजली का बिजली मिल जाएगा यहाँ। इसका अलग अलग टाइप का है, अलग फेज है। अब ये पूरा इतना स्पेस खाली है, दिख रहा है, ये इतना दिख रहा है, ये सब क्या है, सोलर प्लांट है, सब का सब इतना से इतना एरिया तक लगा। चलो कहीं लगा है क्या, ये तो लग रहा है सोलर प्लांट है ये। हाँ वही है, बीच बीच में पेड़ और होगा तो छोड़ दिया गया, दिख रहा है, पेड़ वगैरह होगा। अरे मरुस्थल में कहाँ, वहाँ जंगली पेड़ होते हैं, कैक्टस वगैरह होगा, बहुत ज्यादा लगाया गया, यहाँ है, ये दिख रहा है। और राजस्थान सरकार ढाप दे इसको यहाँ। चलिए वहाँ पे रावा ने एक भटला था, ये क्या होना है, आगे बनाया। अब इधर भी देखिए यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं गवर्नमेंट अच्छा से, सोलर प्लांट लगा के सब खत्म कर दे। यहाँ पे है भटला, यहाँ है, इसको साफ करना एक बहुत बड़ा झमेला होता है, साफ करने में ना ऊपर धूल जम जाता है, एक मशीन लगा दिया जाता है जिससे क्या हो सके, लगा देंगे तो खुद आ जाएगा। समझ में आ गया। उसके ऊपर साफ करने के लिए एक छोटी सी रेल टाइप की होती है, छोटा सा गाड़ी टाइप का, और उसके ऊपर चल जाती है, और उसके नीचे वो साफ करने वाला सिस्टम, साफ हो जाता है। सर इसका बैटरी कहाँ रखा होगा, ये ऑफ ग्रिड थोड़ी है, ये ऑन ग्रिड है। दो तरह का सोलर प्लांट होता है, एक होता है ऑफ ग्रिड, मतलब वो आपको सोलर से बिजली बनाएगा और चार्ज करके बैटरी में रखेगा। एक है ऑन ग्रिड, सोलर से बिजली बनाया, डायरेक्ट बिजली के पोल पे जोड़ दिया, अगले मोहल्ला का बिजली वाला वही चलाएगा, वो हो गया कौन सा, ऑन ग्रिड। तो ऑन ग्रिड में बैटरी रखने की जरूरत है, उठाया बनाया भेज दिया, क्या हो गया, ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड समझ में आ रहा है आप लोगों को। रात को बिजली नहीं, रात में बिजली का खपत भी तो कम हो जाता है गधा कहीं का, रात में ही सब पंखा बंद हो जाता है, रात में बिजली की खपत 30% बचती है, सारी दुकानें बंद, इवन लाइट भी लोग बंद ही कर देते हैं, पंखा वगैरह वाली चीजें चलती रहती है, ठंडी के दिन में और कम। तो क्या लगता है रात में उतने डिमांड रहता है, रात में एनटीपीसी वाला बिजली घर, दोनों बैकअप सब लेके चलना होता है ना, रात में बहुत कम बिजली का डिमांड हो जाता है। अभी हम लोग एक मोहल्ला के बराबर तो बिजली हम लोग उड़ा देते हैं, केवल केजीएफ एक मोहल्ला के बराबर बिजली उड़ा देगा, 300-400 से कम पंखा नहीं होगा यहाँ, से ज्यादा होगा, 400 पंखा। आप ऐसे समझिए 10 पंखा माने एक घर में 10 गो पंखा होगा, 400 पंखा माने 40 घर। आगे बढ़ जाए, तो सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ लगा जरा, भटला सोलर प्लांट, पूरा नाम याद रखना, भटला, राजस्थान बोल देगा, एशिया बोल उसे, अच्छा। आगे बढ़े, अब राजस्थान में कुछ ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हैं। यहाँ देखिएगा श्री गंगानगर मिला, पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हैं, श्री गंगानगर मिल गया, श्री गंगानगर सबसे ऊपर में कौन जगह है, श्री गंगानगर, यहाँ पे मिल गया। ये एरिया मैंने श्री गंगानगर हो गया, उसके नीचे देखिएगा बीकानेर, नीचे देखिए बीकानेर मिला, श्री गंगानगर से नीचे कौन जगह है, बॉर्डर के किनारे किनारे नीचे और 4 उंगली नीचे कौन जगह मिलेगा, बीकानेर मिला, बीकानेर। यहाँ एक अलग टाइप की दाल होती है, मोठ बोलते हैं उसे, मोठ, बीकानेर के साइड में इस एरिया में मोठ बोलते हैं। कितने लोग जानते हैं मोठ, अरे एक लड़की जानती हो, जो आप भुजिया नमकीन वगैरह खाते हैं ना, वो मोठ के दाल से बने बेसन से बनाता है, तो देखते होंगे बीकानेर वाला, हाँ बीकानेर वाला हल्दीराम सब देखते हैं, हाँ। अरे नमकीन भुजिया नहीं खाए लो, इधर खूब बनता है वहां पे, वो थोड़ा दाल का जो, उसका दाल का जो बेसन होता है थोड़ा ज्यादा क्रिस्पी होता है,
और आप देखिएगा देसी दुकान में जो छान के भेजेगा नमकीन ना, थोड़ा नरम हो जाता है, और वो बना एकदम टाइट रहेगा एकदम। ढेर खा लेंगे तो होंठ छिला जाता है, ढेर खा देंगे एक कटोरा ना तो ठोड़ और ऊपर नीचे सब छिला जाता है। बाबा हाँ। आगे बढ़े सर, कितने किलोमीटर में हो गए इस वाला प्लांट? बहुत बड़े एरिया में बाबू, अभी बन ही रहा है तो क्या ही बताए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऐसे ही देखो। फार्मर स्थल का यूटिलाइजेशन ज्यादा है कि नहीं? हाँ, बस उसको कुछ अच्छा सा एरिया डिसाइड कर, अब जैसे नीचे ना घास वगैरह लग जाएगा ना तो ज्यादा अच्छा होता था, ज्यादा घास नीचे कुछ पाल दे। बट जानवरों को पालने में अभी क्या है ना गड़बड़ी, बस ये है कि सोच रहा आप जगह यूटिलाइज करने जाइएगा और तारे काट दिया तो बहुत भयंकर बवाल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं काटेगा तो छोटे जानवर पालना ईजी है, जैसे बकरी उकरी हो गया। गधा, गधा बहुत मेहनती जीव है, बिना मतलब बेचारा बदनाम है, उससे सीधा जानवर चलिए अब ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ मिल गया बीकानेर, इसके नीचे देखेंगे जैसलमेर, मिला जैसलमेर, कौन जगह है जैसलमेर? जैसलमेर, सब लोग देखो जो जगह बोलते हैं उसको सुगा कलर से हाईलाइट करते रहो। सुगा कलर किसके किसके पास है? ऑनलाइन वाला एक आदमी देखो तो इधर ढक्कन बंद करके देगा, ढक्कन बंद करके जैसे हम जैसलमेर बोलते हैं तो उसको ऐसे पोत देना है, जो जगह बोलेंगे उसको ऐसे ऐसे पोत देना है, समझ में गया? किसका है? चलिए अब ध्यान से समझते हैं। सर जल्दी यूनिवर्सिटी चालू कीजिए, इतना आया बउआ 1.5 साल लगेगा बनने में उसको। बाड़मेर, मिल गया बाड़मेर, बाड़मेर मिला। ये 4 जिला याद रखिएगा पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजस्थान के इन 4 जिला किससे सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो ये कितने जिला सीमा बनाता है? अब इसमें सबसे बड़ा कौन है? जैसलमेर, सबसे बड़ा कौन है? जैसलमेर। आप देखेंगे जैसलमेर के पीछे मिलेगा जोधपुर, जस्ट इसके पीछे देखिएगा जोधपुर, पोखरन और जोधपुर, जस्ट पीछे देखिए पोखरन या जोधपुर, मिला एक मिलेगा पोखरन, अब पोखरन के पीछे मिलेगा जोधपुर, मिल गया जोधपुर। जोधपुर वायुसेना का एयरबेस है, जोधपुर वायुसेना का एयरबेस है, बहुत बड़ा एयरबेस है वायुसेना का। किसके लिए रखा गया है? पाकिस्तान के लिए। किसके लिए रखा गया है? पाकिस्तान, पाकिस्तानियों को जन्नत में भेजने के लिए। हाँ जन्नत में जाएगा सही, पाकिस्तान बड़ी सबसे पहले ऊपर वाला पाकिस्तानियों को अलग मार मारेगा, अलग मार मारेगा उसको। यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या किया था ना, 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान ने सोचा ये जोधपुर एयरबेस को कब्जा कर ले, क्योंकि हमारे पास उस समय जो जहाजें थी वो रात में नहीं उड़ सकती थी। आज की जहाजें मशीनरों से इक्विप्ड है, उस समय रात में नहीं उड़ सकती थी जहाजें, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि रडार वगैरह उतना एडवांस नहीं हुआ करता था, आंख से देख के उड़ाना होता था, रात में कुछ नहीं समझ में आएगा यहाँ पे। तो पाकिस्तान ने सोचा ना कि रातों रात हम क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। और भारत की गलती देखिए, यहाँ केवल 120 जवान को तैनात किया गया था, और पाकिस्तान, और वो भी बंदूक लेके, क्या लेके? पाकिस्तान को इसकी सूचना मिल गई। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश में हार गया था, क्या हो गया? हार गया। उसने सोचा क्यों ना हम इधर से कब्जा कर लें, कि जब समझौता होगा तो कहेंगे तुम मेरा वापस करो, हम तुम्हारा वापस करते हैं। तो पाकिस्तान यहाँ से 6000 सैनिक लेके घुस, कितना सैनिक? 6000 सैनिक लेके, और 600 टैंक लेके घूम गया। टैंक, टैंक पे बम मारिएगा तो असर नहीं करे, बम फेंकेंगे तो बम को इसे झाड़ देता, ज्यादा बम फेंकता है हमको, समझ में आएगी नहीं आ गया? तो पाकिस्तान यहां से घुस गया, अब क्या करें? तो यहाँ पे केवल 120 जवानों की ड्यूटी, इनको ऊपर से आदेश आया कि आप लोग पीछे हट जाइए, आप लोग पीछे हट जाइए। पूरी रेजिमेंट आ रही है पाकिस्तान की, हमें वहां पे कंपनी कमांडर थे मेजर चांदपुरी, कुलदीप सिंह चांदपुरी, मेजर कुलदीप सिंह चांद। उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, कहा कि आप 120 हैं, आपसे ज्यादा तो टैंक है सब, और 6000 की फौज लेके आया है। कहा कि नहीं, कहा कि नहीं, अगर हम हट गए तो रात भर में कब्जा कर लेंगे सर जोधपुर एयरबेस। फिर हटाइएगा कहाँ से? वो कब्जा करके उड़ा देंगे सर जोधपुर एयरबेस, बम लगा के उड़ा देंगे सब। अब एयरबेस तुरंत तो बनेगा नहीं, यहाँ से एयरफोर्स खाली हो जाएगी, फिर उसकी एयरफोर्स सुबह सुबह आएगी पहली किरण के साथ, इसको उड़ा देंगे सब, ये दिन में भी नहीं उड़ पाएंगे। उसके बाद उसकी एयरफोर्स घुस जाएगी, क्या करेंगे? तो कहा कि आप लड़िए कैसे? तो कहा देखा जाएगा हम लोग यहाँ पे। 1.25 लाख एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा हुआ सरदार थे वो, यहाँ पे सिख थे। वो कहे कि 6000 नारा है, 6000, और गुरु गोविंद सिंह कह के कहें कि 1.25 लाख भी रहे तो तुम अकेले हो तो पीछे मत हटना। 1.25 लाख एक लड़ावा का मतलब होता है कि अगर 1.25 लाख की फौज है, तुम अकेले भी हो तो पीछे मत हटना है। तो कहा देखा जाएगा। उनके पास कुछ ना टैंक्स को उड़ाने के लिए माइंस थी, उन्होंने माइंस बिछा दिया। क्या किया? माइंस बिछा दिया अगली लाइन में। और उसके बाद जो खाना खाने वाला टिफिन था ना, वो टिफिन लगा दिया, पूरा बालू में ढक दिया, चारों ओर से टिफिन ढक दिया। पाकिस्तानी टैंक आया, हम से उड़ गया, चरका उड़ गया, तिसरका उड़ गया। पाकिस्तानी डर गए सब, कहा सब कि ये हिंदुस्तानी माइंस बिछा के रखे हैं सब। इंजीनियरों को बुलाया सब माइंस निकालने के लिए,
साइंस निकालते निकालते वो इतना डरपोक इंजीनियर था सर, निकालते निकालते भोर हो गया। भोर में देखा सब कि माइंस नहीं है रे, टिफिन है खाना खाना। टिफिन नहीं होता 4 लेयर वाला, कहा कि तो भोर हो गया। जब भोर हो गया तो अब 1 घंटा बचा था भोर होने में, कहा कि तो पूरा रात कट गया इसी में, 1 घंटा में तबाह करो इन लोग को। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने कहा चारों ओर फैल जाओ लोग, 1 किलोमीटर में फैल जाओ लोग। 120 लोग थे ही लोग, ताकि पाकिस्तानियों को लगे कि बहुत ज्यादा हैं ये। अंधेरा में उतना क्लियर नहीं दिख रहा था। अब इधर से ये लोग बोलते थे कि अपना गोली चलाते थे इधर उधर, पाकिस्तानियों को लगता था कि बहुत ज्यादा हैं सब। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और इधर जोर से बोलते थे, इतना जोर से कि उनको लगता था ये सब भी 10-15 हजार हैं। तो बोला था सब ISI को, रे चट्टा झूठा कहीं का, तुम बोला 120 हैं, यहाँ बहुत ज्यादा है सब, यहाँ बहुत ज्यादा है सब। जब भोर हुआ पाकिस्तानी देखा सब कि इतनी ऐसा था सब रे, कहा हमला करो, क्या कहा हमला करो। तब तक पहली किरण के साथ इंडियन एयरफोर्स जोधपुर से उड़ान भर चुकी थी, जोधपुर से उड़ान भर चुकी थी। और मेजर चांदपुरी ने कहा था कि सुबह की पहली किरण के साथ हम लोग की संख्या इतनी कम है कि शायद हम जिंदा न रह सके। तो एयरफोर्स ने कहा था कि अगर सुबह की पहली किरण तक आप होल्ड करके रख दिए तो ये एयरफोर्स का वादा है कि सुबह की पहली किरण पाकिस्तानियों की जिंदगी की आखिरी किरण होगी। जैसे सुबह की पहली किरण हुई, यहां से निकल दी कौन, एयरबेस से, जोधपुर एयरबेस से इंडियन एयरफोर्स क्या हो गई, निकल दी यहां पर। और वहां पर जोधपुर एयरबेस से निकलने के बाद, जोधपुर एयरबेस से निकलने के बाद वहां पर पाकिस्तानी, वहां पर फौज लगी थी। रेगिस्तान में कुछ छुपने का जगह नहीं। यहाँ इंडियन इंडियन आर्मी कितना 120, और एयरफोर्स जो बम्बार्डमेंट किया, पाकिस्तानी टैंक छोड़ के भाग गए। जो टैंक था ना, टैंक छोड़ के भाग गए वहां पे। सोचिए हमारी 120 जवान सरेंडर नहीं किए। कितने? तो हथियार से युद्ध नहीं लड़ा जाता है, कलेजा होना चाहिए, कलेजा। यहाँ पे वो नाजायज औलाद क्या समझेगा क्या होता है कलेजा। उसी लड़ाई में, उसी लड़ाई में, क्योंकि उस समय बंगाल क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, हमारे 120 जवानों ने सरेंडर नहीं किया, किया, जबकि ऊपर से आदेश आया था हट जाओ वहां से, नहीं लड़ पाओगे, जोधपुर एयरबेस जाएगा, देखा जाएगा, बाद में कब्जा करेंगे। कैसे देखा जाएगा यहाँ, 6,000 से हम लोग हट जाएंगे, नहीं हटे लोग। और उसी लड़ाई में उसके 15 दिन बाद पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया, जबकि पाकिस्तान गरिया रहा था लड़ो, उन्होंने सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया सर? दुनिया में सबसे ज्यादा सरेंडर करने वाले 93,000 सरेंडर, यानी 1,00,000 फौजियों ने हाथ उठा दिया कि हम इंडियन आर्मी से नहीं लड़ पाएंगे। क्या गजब बेशर्मी। देखो यहां पर आदेश आ रहा है कि हट जाओ, महज 120 हो, नहीं हटे। यहाँ पाकिस्तानियों को आदेश था कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कलंक लग जाएगा, 93,000 सरेंडर हो जाए। 93,000 सरेंडर किया सर। इन सब का हथियार जमा करा करा के, हथियार जमा करा करा के, जब कोई सरेंडर करता है तो उसका रूल होता है हथियार जमा करना होता है, टोपी जमा करनी होती है, बेल्ट हटाना पड़ता है, और जो स्टार लगा होता है इसे हटाना पड़ता है, तब सरेंडर करते हैं। और सैनिकों के साथ भेदभाव नहीं होता। जैसे एक सैनिक अगर दूसरे देश का भी है ना, सीनियर है, तो उसको सैल्यूट करता है, क्योंकि देखो सेना युद्ध नहीं लड़ती है, सेना देश का जो आदेश आएगा वो करेगी, उसके लिए वो उसके लिए फर्ज है, उसके लिए ड्यूटी है। अब पाकिस्तानी आर्मी को ही देखिए, किस्मत इनकी बदनसीबी ही है कि बिना मतलब की वो लड़ाई कर रहा है। वहां के लोगों की बदनसीबी है ना, वरना आज वो भी अपने लिए इसरो बना के बैठे रहते सब, वो भी 5G बना रहे होते हैं सब, आज उनकी भी जिंदगी खुशहाल होती। लेकिन उनकी बदनसीबी है, क्या करिएगा उन सब, ओकरे चक्कर में हम लोग भी पीसते हैं। भाई युद्ध और भूमि विवाद तो हमारा चाइना से भी है, लेकिन एक बार भी आतंकवादी हमला किया हो। लेकिन ये चुट्टे, असल में होता क्या है ना पाकिस्तानियों के साथ, एगो 5 गो 6 गो ब्याह करेगा और 18-19 गो लड़का पैदा कर देगा। अब ध्यान कैसे रखे भाई, 18-19 को कोई ध्यान रख पाएगा? तो वही में कोनो एगो बिगड़ गया और उसको आतंकवादी सिखा दिया, तो चल ना भाई 18 गो है, एगो भड़क हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, तो ले आके भड़का देता है यहाँ पे। अपने हम दो हमारे दो, भाई ध्यान रखो स्कूल से आया कि नहीं, शाम में खेलने गया था 6:30 हो गया अभी तक नहीं आया, परेशान हो जाता। ओकरे यहाँ 17 गो लड़का है, परेशान हो जाएगा। ए सुन रहे हैं जी, 18वां अभी नहीं आया, खोजिए ना। ए छोड़ो नहीं मिल रहा है तो क्या हो गया, दूसरा पैदा हो गया। बताइए। और